सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे संरचनाओं का। प्रथम संरचना यानी स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट। तो रूपरेखा क्या है? सदा की भांति सर्वप्रथम मूल अवधारणा, तत्पश्चात मूल वाक्य विन्यास या संरचना, उसके बाद घोषणा एवं प्रारंभिक मान निर्धारण और फिर कुछ क्रियाशील प्रोग्राम्स। तो हमें स्ट्रक्चर की या स्ट्रक्ट की आवश्यकता क्यों होती है? जब भी हम कभी वस्तुओं के एक समूह को एक एकल इकाई के रूप में निरूपित करना चाहें तब हमें आवश्यकता होती है स्ट्रक्ट की। इसका वाक्य विन्यास, मूल वाक्य विन्यास, यह स्ट्रक्ट, यह एक कुंजी शब्द है। कहने का तात्पर्य यह पुनः कि इसका प्रयोग हम उसी तरह से कर सकते हैं जिसके लिए यह परिभाषित है। उसके पश्चात एक नाम जो वैध हो और एक दायरे में अद्वितीय हो। फिर यह सर्पाकार कोष्ठकों का युग्म और उसके पश्चात अर्धविराम, और इन दोनों के बीच में आप जितने चाहें उतने वैध आंकड़ा प्रकार एवं उनके चर घोषित कर सकते हैं। तो जितने भी चर हैं आप चाहें, जितना भी प्रयोग करना चाहें उतने आप इसके भीतर घोषित कर सकते हैं। उसका प्रयोग कैसे करेंगे? स्ट्रक्ट, उसके पश्चात नाम और फिर जो भी वैध चर का नाम है वह, और अर्धविराम। जब यह हमने इसकी घोषणा कर दी, उसके पश्चात यदि हमें चर 1 या चर 2 इसमें से हमें निकालना है तो हम चर का नाम, फिर बिंदु और फिर चर का नाम। तो यह स्ट्रक्ट चर का नाम है, ठीक है। उसका वेरिएबल हमने चर घोषित किया है, तो उस चर का नाम लिखना होगा चर, फिर बिंदु, फिर चर 1 अर्धविराम। इसमें नेस्टिंग भी संभव है, अर्थात एक स्ट्रक्चर के भीतर दूसरा स्ट्रक्चर, उसके भीतर तीसरा स्ट्रक्चर के भीतर स्ट्रक्चर के भीतर स्ट्रक्चर इत्यादि। इस तरह से इसमें इस नेस्टिंग की गहराई पर की कोई सीमा नहीं है। जितनी आपकी आवश्यकता हो उतना हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसकी घोषणा कैसे करेंगे हम, या परिभाषित कैसे करेंगे? स्ट्रक्ट नाम, फिर वही एक युग्म होगा सर्पाकार कोष्ठकों का, उसका अर्धविराम, और उसके भीतर अन्य चरों की घोषणा। तो जैसे एक कोई आंकड़ा प्रकार है, उसका चर एक चर है, इसी के भीतर स्ट्रक्ट नाम 1 और फिर ये सर्पाकार कोष्ठक का युग्म, अर्धविराम, और उसके पश्चात जो भी आपके आंकड़ा प्रकार इसके भीतर हो। तो यहाँ पर नाम 1, नाम के भीतर एक अवयव है। अब इसको हम लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी हम स्ट्रक्चर के भीतर स्ट्रक्चर ऐसे हम घोषित करते हैं तो उसका एक हमें चर भी घोषित करना होगा। तो हमने यहाँ पे ऐसे किया, जैसे जिस ढंग से यहाँ से हम का प्रयोग करते हैं तो वैसे हमें इसके भीतर एक घोषित करना होगा चर। स्ट्रक्ट नाम 1, इस प्रकार का नाम है ना, ये नाम 1, यहाँ ये यहाँ आएगा, और एक किसी चर का नाम हमने यहाँ पे रख दिया। तो इसका प्रकार क्या है? नाम 1, स्ट्रक्ट नाम 1, और इसका प्रकार क्या है? नाम। अब इसको हम प्राप्त कैसे करें, एक्सेस कैसे करें? तो स्ट्रक्ट और बाह्य चर का नाम लिख दीजिए। बाह्य स्ट्रक्ट का नाम क्या है? स्ट्रक्ट उसका नाम है, उसके रूप में एक चर की घोषणा कर दी हमने, यहाँ उत्पन्न किया हमने, और फिर उसके भीतर चर बिंदु चर 1। इसका अर्थ यह है कि हमें इसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसे एक्सेस करना चाहते हैं, इसका प्रयोग करना चाहते हैं। और यहाँ पे चर बिंदु चर 3 चर 2, तो चर यह है, यहाँ से हम गए और चर 3 यहाँ पर गए, और बिंदु चर 2, तो ये चर 2। तो इस तरह से हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। नेस्टिंग में कोई सीमा नहीं, बस हमें इतना भर याद रखना होगा कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर के भीतर एक अन्य स्ट्रक्चर की घोषणा करते हैं तो हमें उसके पश्चात ही उस स्ट्रक्चर के नाम का एक चर घोषित करना ही होगा। अब हम कुछ क्रियाशील प्रोग्राम्स का अवलोकन करते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का। उसके 3 सदस्य हैं। पहला है नेम नाम का,
जो कि एक व्यू है 20 कैरेक्टर का, 20 अक्षरों का। यह एक हाइट नाम का चर है जिसका आंकड़ा प्रकार क्या है, पूर्ण संख्या अर्थात इंट। और ये है चर बिंदु प्रकार का चर अर्थात फ्लोट टाइप का प्रकार का वेरिएबल। यहाँ पर मैंने एक चर घोषित किया है, उसका आंकड़ा प्रकार क्या है, इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट। इसे हम प्रयोगकर्ता द्वारा घोषित और परिभाषित आंकड़ा प्रकार कह सकते हैं, यानी यूजर डिफाइंड। इस फलन का, इस फंक्शन का प्रयोग हमको करना होता है क्योंकि C++ या सी भाषा में इस तरह से हम अक्षर श्रृंखलाएं किसी को निर्धारण करने के लिए हम प्रयोग में नहीं ला सकते। किसी भी चर का मान यदि वह अक्षर श्रृंखला है तो हम इस तरह से उसे निरूपित नहीं कर सकते। अतः इसके लिए इस हेडर फाइल को, जिसे हम कहते हैं, हमें हैश इंक्लूड करना होता है। सी स्ट्रिंग का अर्थ है सी प्रकार के अक्षर श्रृंखलाएं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से ये 3 मान कर दिए, तो यह सी आउट इन तीनों मानों को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर मैंने वह प्रकार प्रयोग में लाया है जैसे हम व्यू के लिए आपने संबंधित वीडियो में देखा होगा, ध्यान दिया होगा। हम व्यू के सदस्यों का मान, अवयवों का मान इस तरह से भी निर्धारित कर सकते हैं कि एक सर्पाकार कोष्ठक युग्म के बीच में उतने ही मान लिख दिए जाएं जितने की माप है व्यू का। उसी तरह से जितने सदस्य हैं इस स्ट्रक्ट स्टूडेंट में उतने अवयव हम यहाँ उपलब्ध करा दें, उतने मान हम यहाँ उपलब्ध करा दें। बस एक अनिवार्यता इस बात की है कि उनका क्रमानुसार तो है ही, होगा ही, उतनी ही संख्या हो और प्रत्येक आंकड़ा जो उपलब्ध हमने कराया है उसका आंकड़ा प्रकार वही हो जिसके लिए वो घोषित है। तो यहाँ पर देखिए यह अक्षर श्रृंखला है, तो यह अक्षर श्रृंखला है। दूसरा मान क्या है, 175, यह पूर्ण संख्या है, यह पूर्ण संख्या है। और तीसरा है यह चर बिंदु संख्या, तो चर बिंदु संख्या। तो हम इस तरह से भी मान निर्धारण कर सकते हैं और यह सी आउट जो है वह इन तीनों मानों को प्रिंट करेगा। अच्छा, एक बात और कि हम एक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट चर का मान दूसरे चर में हम उसकी प्रतिलिपि कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात की सावधानी रखनी होगी, बहुत सावधानी पूर्वक ये करना चाहिए क्योंकि यह बाइट बाय बाइट के अनुसार एक एक बाइट को इधर से उधर प्रतिलिपि उसकी बना देता है, कॉपी कर देता है, उसकी नकल कर देता है। लेकिन यदि एक भी सदस्य इस स्ट्रक्चर का, यदि एक भी सदस्य पॉइंटर हुआ, सूचक हुआ, तो हम कुछ सामग्री, कुछ वस्तु सामग्री हम खो सकते हैं, हमसे वह गुम सकती है। ठीक है, लेकिन इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो यह सी आउट बाकी S1 के ही, S1 के ही तीनों मान प्रिंट कर देगा। हम इनका स्ट्रक्ट स्टूडेंट का हम व्यू भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, SEC2, इसका अर्थ यह है कि मैंने एक व्यू जिसका माप 2 है लेकिन उसके आंकड़ा प्रकार क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये उसका आंकड़ा प्रकार है। तो ऐसे हमने 2 बना दिए हैं, घोषित किया है, और उनका मान निर्धारण मैंने उसी तरह से किया है जैसे कि हम द्विमिमीय व्यू में करते हैं। तो प्रथम आंतरिक सर्पाकार कोष्ठक युग्म इसके प्रथम अवयव के लिए है और द्वितीय आंतरिक सर्पाकार कोष्ठक युग्म इसमें 3 मान दिए हैं, वो दूसरे अवयव के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम उनका मान निर्धारण कर सकते हैं, प्रारंभिक मान निर्धारण कर सकते हैं। तो यह सी आउट प्रथम अवयव के प्रथम हम पंक्ति कह सकते हैं। यदि ये व्यू है तो प्रथम पंक्ति के तीनों मानों को प्रिंट करेगा और यह कथन द्वितीय पंक्ति अर्थात पंक्ति के अनुक्रमण क्रमांक 1 के तीनों मानों को दृश्य पटल पर प्रिंट कर देगा। तो चलिए हम प्रोग्राम अपना चला कर देखते हैं और वो क्या करता है। देखिए यहाँ पर इसने, इस सी आउट ने ये तीनों मान प्रिंट कर दिए हैं। फिर हमने दूसरा भी बनाया जिसमें कि हमने इस तरह से मान निर्धारण किया था सर्पाकार कोष्ठकों के बीच में लिखकर, तो उसने भी अपना काम ये कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने उसको एक स्ट्रक्चर को दूसरे में हमने उसका समावेश कर दिया, समावेश नहीं कहेंगे हम, उसका मान निर्धारण कर दिया है। ठीक है,
लेकिन S1 इसके मान वही रहे आएंगे। तो ये देखिए उसने वो वही मान प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पर हमने व्यू बना दिया है। अब जब व्यू बना दिया है तो यह सी आउट प्रथम अवयव के तीनों मान अर्थात A16 और 7.1 को प्रिंट करेगा। तो देखिए A16 7.1 और यह क्या करेगा, दूसरे अवयवों के तीनों मान प्रिंट कर देगा, B 165 और 7.3। तो इस तरह से अत्यधिक आसान है कि कोई भी प्रयोगकर्ता द्वारा घोषित स्ट्रक्ट या स्ट्रक्चर उसके हम चर बना सकते हैं, चर घोषित कर सकते हैं और उनके व्यू भी बना सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, एक नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है। तो यह तो वही पुराना स्ट्रक्चर है, वही उसके हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम में देखे थे। इसमें 4 सदस्य हैं। पहले 3 सदस्य तो वही हैं जो पिछले प्रोग्राम में थे और चौथा सदस्य स्वयं में एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम हमने सब्जेक्ट दे दिया इधर। और इसके 2 सदस्य हैं और दोनों पूर्ण संख्या प्रकार के हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान देने योग्य है इधर पर कि जब हम नेस्टिंग करते हैं स्ट्रक्चर की तो हमें सिर्फ इतना लिख देने से नहीं होगा, हमें उसका एक चर भी घोषित करना होगा, तभी वह काम करेगा, तभी वह कुछ स्मृति में अपना स्थान ग्रहण करेगा। यह अनिवार्य है, ठीक है। तो जब नेस्टिंग में आवश्यक है, जैसे वैसे भी हम जब उसका प्रयोग करना होता है तो जैसे हमने यहाँ पे किया है ना, तो वैसे तो हम करते ही, पिछले प्रोग्राम में भी हमने देखा था, तो इसी तरह से इसमें भी किया है हमने। और यहाँ पर वही बात कि हम सीधे अक्षर श्रृंखला निर्धारित नहीं कर सकते, मान निर्धारण नहीं कर सकते, अतः हमें इस फलन का, इस फंक्शन का प्रयोग करना होगा, जिसके लिए हमने हैश इंक्लूड किया सी स्ट्रिंग अर्थात सी प्रकार की अक्षर श्रृंखलाओं के लिए ये हेडर फाइल का हम प्रयोग, हेडर नस्ती का हम प्रयोग करते हैं। और बाकी ये एक एक करके हमने अवयवों का मान निर्धारण कर दिया है। तो यह सी आउट इन प्रथम सी आउट 3 सदस्यों का मान प्रिंट करेगा और अगला सी आउट बचे हुए 2 मानों का चरों का मान प्रिंट करेगा जो कि इसके भीतर। तो हम कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, पहले इसका नाम अर्थात हम S1 क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसका सब अर्थात उसके अंदर जो स्ट्रक्चर हमने घोषित किया था उसका चर, और बिंदु उसके जिस भी अवयव को हमें उपलब्ध करना है या प्रयोग करना है उसका नाम। यहाँ पर हम 5 नाम एक ही सी आउट में दे सकते थे, लेकिन चूंकि मैंने क्या किया हुआ है कि इस दृश्य पटल का दाहिना आधा भाग कूट के लिए, सोर्स कोड के लिए मैंने, स्रोत कोड के लिए मैंने आरक्षित करके रखा है, तो पूरे पंक्ति इसमें समा नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको 2 सी आउट के रूप में कर लिया है। आप इसमें 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जितने आपकी आवश्यकता हो, जैसी आपकी रुचि हो वैसा आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि S2 नाम का मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट प्रकार का चर घोषित किया है, और जैसे हम उसमें करते हैं, व्यू में करते हैं, उसी तरह से 5 नाम हम एक बार में ही कर सकते हैं। बस अनिवार्यता इस बात की है कि इन मानों का आंकड़ा प्रकार वही होना चाहिए जो इस क्रम में है, इनका क्रम वही होना चाहिए। तो यह अक्षर श्रृंखला है तो यह अक्षर श्रृंखला है, 175 पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या है, यह चर बिंदु संख्या है तो चर बिंदु संख्या है, यह पूर्ण संख्या है तो यह भी पूर्ण संख्या है, और यह पूर्ण संख्या है तो यह भी पूर्ण संख्या है। तो इस तरह उनका मान 1 से 1 मिलान होना चाहिए। और इसी तरह से यहाँ पे 2 सी आउट मिलके इनके मान प्रिंट कर देंगे दृश्य पटल पर। हम एक स्ट्रक्ट को दूसरे स्ट्रक्ट में हम उसका मान निर्धारण कर सकते हैं, भले ही वह नेस्टेड हो, भले ही उसकी नेस्टिंग की हो। यहाँ हम पुनः वही बात, वही चेतावनी, हमें सावधान रहना होगा। यदि हमारा एक भी सदस्य पॉइंटर है या सूचक है तो हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि हम उसमें से कुछ सूचना हमसे खो सकती है। इसके हम व्यू भी हम घोषित कर सकते हैं, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने किया हुआ है। और वही बात पुनः कि नेस्टिंग की गहराई कितनी होगी इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम चला के देखते हैं। देखिए ये प्रथम सी आउट ने ये प्रथम 3 मान उसके प्रिंट कर दिए, द्वितीय सी आउट ने भीतर के स्ट्रक्चर के दोनों मान प्रिंट कर दिए। इसी तरह से इस सी आउट ने
ये 3 मान प्रिंट कर दिए हैं, 1 2 3, और इस सी आउट ने भीतर के स्ट्रक्चर के दोनों मान प्रिंट कर दिए हैं। तो इस तरह यह अत्यधिक आसान है और स्ट्रक्ट की सुविधा का प्रयोग करके हम कितने भी चर घोषित कर सकते हैं और उनके हम व्यू भी बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे स्ट्रक्चर जिसका नाम यूनियन है अर्थात संघ, उसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।